चलो, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि शीत युद्ध के क्या कारण रहे हैं। अब उन कारणों के आगे बढ़ते हुए हम उनके प्रभावों का अध्ययन करेंगे ताकि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। फिर उसका जो नेक्स्ट रहेगा, इसके जो विभिन्न चरण हैं उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, मैंने आपको कल पॉइंट एक साथ लिखवा दिए थे, तो मैंने आपसे कहा भी है कि आप उसको रिवाइज़ करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक साथ आप पढ़ेंगे तो बर्डन हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो याद भी होगा, समझ में भी आएगा। कुछ क्वेश्चन अगर आपके मन में आएंगे तो वो आप इकट्ठे कर लीजिए, फिर एक साथ जब मिलेंगे ऑफलाइन पर तो पूछ सकते हैं आप, वैसे पूछ सकते हैं जैसे टाइम मिलेगा आपको। तो कल हम इसके इम्पैक्ट पढ़ रहे थे। सबसे पहला इम्पैक्ट जो इसका है, आपको पता है कि दुनिया बाइपोलर हो गई थी, या द्विध्रुवीय विश्व। ये इसका एक नेगेटिव इफेक्ट है, जैसा कि मैंने ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है कि दो तरह के इफेक्ट पड़े पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर या अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस पर। तो हमने उनको दो भागों में विभाजित किया। उसमें पहला हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव जो इफेक्ट पड़े, और नेगेटिव इफेक्ट में सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट इफेक्ट है वो रहा है हमारा बाइपोलर विश्व, बाइपोलर वर्ल्ड या द्विध्रुवीय विश्व। और आपको जनरली आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, एक ध्रुव USSR और दूसरा ध्रुव जो हमने बना था वो था पश्चिमी राष्ट्रों का एक ग्रुप, जिसमें कि अमेरिका जिसका लीडर है। अब अमेरिका के साथ इस ग्रुप में कौन कौन शामिल हैं? पश्चिमी यूरोप के जो राष्ट्र थे। अब हम यहाँ पर बात करना चाहें और अच्छे तरीके से, तो यूरोप को भी दो भागों में डिवाइडेशन हो गया था, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। हम विश्व की बात नहीं कर रहे हैं, हम आगे इनका भी ध्यान रखें। तो दो भागों में डिवाइड हो चुका है। जो पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र हैं जैसे ब्रिटेन, डेनमार्क या कनाडा, मतलब जो पश्चिमी जो ग्रुप है उसमें, फ्रांस आदि। और इसमें और इनका कप्तान रूस। तो इस तरह ये विश्व दो भागों में डिवाइडेड हो चुका है। और आधार आप सबको पता है, जर्नली हमने कल भी ये डिस्कस किया है कि विचारधारा के आधार पर इसका विभाजन हो चुका है। कुछ लोगों ने कहा कि इन दो राष्ट्रों के या इन दो ग्रुपों के जो खुद के हित हैं, अमेरिका के और USSR के, इनके व्यक्तिगत हितों या राष्ट्र हितों को लेकर भी ये ग्रुप बन चुके हैं और इसके कारण राष्ट्र का डिवाइडेशन हो चुका है। ये जो अन्य राष्ट्र हैं वो सुरक्षा की दृष्टिकोण से या अपने आप को सक्षम बनाने के लिए या दूसरे ग्रुप से बचने के लिए या अपनी आवश्यकताओं के लिए इनसे जुड़े हुए, इन पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब ये जो राष्ट्र जुड़े हुए हैं वो आत्मनिर्भर नहीं है, वो इन राष्ट्रों पर निर्भर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम अगर किसी पर डिपेंड होते हैं, तो सीधी सी बात है कि वो हमको चाहे जैसा गाइड कर सकता है, लीड कर सकता है, हमारा वहाँ कोई इंटरफेयर नहीं होगा। अगर हम सक्षम हैं तब अलग बात है, तो हम चाहें तो उनके गलत या नाजायज़ कदम जो कार्य होंगे उन पर रोक सकते हैं, उनको मना कर सकते हैं। लेकिन आप इन पर डिपेंड हैं, आत्मनिर्भर नहीं हैं, तो आप इस प्रकार का कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो इस कारण इन्होंने जैसा चाहा, इन दोनों ग्रुपों ने, वैसे दुनिया के अन्य राष्ट्रों को जो इनके ग्रुप में शामिल हैं या शामिल नहीं भी हैं, उन पर दबाव बनाने का काम किया। और सीधी सी बात यह है कि ये जहाँ यस, तो मैंने आपको पहले बताया था ये रॉन्ग, मना कर देगा, जहाँ ये यस तो वहाँ ये मना कर देगा। इस तरह दुनिया, ये जो वर्ल्ड था, इसके जो मुख्य राष्ट्र थे या मुख्य जो शक्तियाँ थी, वो दो ग्रुपों में डिवाइडेड हो चुकी थी। और उसका नतीजा सभी स्तरों पर संपूर्ण विश्व को भुगतना पड़ा, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे देखिए, मैंने आपको दूसरा कारण लिखाया था
परमाणु युद्ध का भय या परमाणु युद्ध की शुरुआत। ये कारणों में भी आता है, शीत युद्ध के कारणों में अगर हम पढ़े एक बार और दोबारा, तो परमाणु युद्ध, परमाणु संशय था पहले, शक था, परमाणु के आविष्कार ने दोनों राष्ट्रों के मध्य शक पैदा कर दिया था। सीक्रेसी इतनी रखी थी अमेरिका ने कि किसी को भी नहीं बताया था। तो उस सीक्रेसी के फलस्वरूप अब जैसा मैंने आपको बताया था, शीत युद्ध के शी से आप हमेशा ये समझें कि डायरेक्ट फाइट नहीं होगी। अगर मैं एक लाइन और लिखना चाहूँ शीत युद्ध के बारे में, तो दोनों गुटों के मध्य किसी भी प्रकार का वार्तालाप या संवाद नहीं था। इस मौन स्थिति ने भी एक तनावपूर्ण माहौल पैदा किया। स्थिति को ही शीत युद्ध कहा जाएगा। तो बार बार इसका अर्थ पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार आपको अलग अलग तरीके से बता देता हूँ, जैसे जैसे जहाँ जहाँ ध्यान आए आपको। तो आप ये बात ध्यान रखें कि तनाव कैसा है। अगर इन दोनों गुटों में आपस में बात होती रहती, सकारात्मक बात या कोई पॉजिटिव, तो शायद जो इनके तनावपूर्ण जो संबंध थे वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। जैसे हम दिदांत में बात करेंगे या उससे पहले भी स्थिति यहाँ आएंगी। तो आप देखिए परमाणु युद्ध का भय या परमाणु युद्ध का प्रारंभ हुआ था, तो उसका नतीजा क्या हो सकता है। उस नतीजे के लिए आपको जैसे मैंने बताया 1945 में अमेरिका ने कर लिया, 1949 में यूएसएसआर ने कर लिया। अब एक संदेश तो ये गया कि दोनों ने कर लिया, इतना तगड़ा कंपटीशन है दोनों में कि दोनों ने अपने अपने, जैसे एक ने किया दूसरे ने भी अपना परमाणु परीक्षण या परमाणु बम तैयार कर लिया। अब हम मान सकते हैं कि या तो इसको इससे भय था या यह इससे किसी भी स्तर से कम नहीं रहना चाहता था, अपने स्तर को बढ़ाने के लिए, या अन्य जो राष्ट्र बच गए हैं या अपने ग्रुप में जो लोग हैं इनके साथ जो राष्ट्र हैं उन पर अपना प्रभाव अच्छा जमाने के लिए या अपने ग्रुप की संख्या को बढ़ाने के लिए, इसके लिए भी आवश्यक हो गया कि यह परमाणु परीक्षण करे। इसलिए इसने भी आगे परमाणु परीक्षण किया, हाइड्रोजन बम के परीक्षण किए दोनों राष्ट्रों ने। इसके बाद जो इनके ग्रुप में शामिल रहे जैसे चाइना वगैरह, उन्होंने भी आगे परीक्षण किए। अभी हम बात करेंगे, जैसे मैं आपको बता दूं, अभी टोटल 8 राष्ट्रों के पास परमाणु शक्ति है या परमाणु परीक्षण वो कर चुके हैं, जिनमें फ्रांस, अमेरिका, हालांकि मुझे क्रम से लिखना चाहिए ताकि आपके ध्यान में रहे लगभग। तो फर्स्ट अमेरिका, फिर यूएसएसआर, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, ये महाशक्तियाँ रही। इसके बाद भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इनके पास तो परीक्षण है, किया वो है इन्होंने, विश्व को पता है। इसके अलावा इजराइल है जिसके परीक्षण की ऐसा शक है कि इसने परीक्षण कर लिया है, लेकिन कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है या पक्का कंफर्मेशन नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि ईरान ने भी कर लिया है या ईरान कर चुका है या ईरान करने की तैयारी कर रहा था, तो इसमें रोक लगा दी गई है। अमेरिका के डर से ऐसा स्पष्ट इसका भी नहीं है कि इसने परमाणु परीक्षण कर लिया। दक्षिण अफ्रीका पहले कर चुका है या उसके पास परमाणु बम थे, लेकिन वो अब वर्तमान में नष्ट हो चुके हैं। तो ये अब आप देखिए बड़े बड़े राष्ट्रों ने, हर महाद्वीप में लगभग हर राष्ट्र ने परमाणु परीक्षण करने का प्रयास किया है या कर चुका है या आगे करना चाहता है। तो ये जो समस्या है, अगर एक एक राष्ट्र परमाणु परीक्षण कर लेगा या परमाणु बम बना लेगा, तो हो सकता है कि किसी दिन ऐसा हो कि किसी राष्ट्र की शक्ति कमज़ोर हो जाए या किसी राष्ट्र का उन पर नियंत्रण समाप्त हो जाए, तो वो उग्रवादियों या आतंकवादियों के हाथों में भी जा सकते हैं, जिसका परिणाम संपूर्ण भारत को भुगतना, वो संपूर्ण भारत ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व को भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए जो परमाणु, आपको पता है परमाणु परीक्षण 1945 में हुआ पहली बार, यानी शीत युद्ध के, या तो हम कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति का कारण एक जगह तो पॉजिटिव ही रहा कि परमाणु बम का जैसे प्रयोग हुआ उसके बाद पहली बार तो दोबारा आज तक नहीं हुआ है, इतना भयावह परिणाम रहा था। दूसरा, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था, आगे किसी की हिम्मत नहीं थी कि युद्ध को कंटिन्यू रखे।
लेकिन उसके बाद एक नए युग की शुरुआत हो गई कि अन्य राष्ट्रों ने भी परमाणु परीक्षण करने के प्रयास किए और इस परमाणु परीक्षण करने से लोगों में परमाणु युद्ध का भय या संपूर्ण राष्ट्रों में या जो अन्य राष्ट्र नहीं कर पा रहे हैं उनमें इस परमाणु का भय उत्पन्न हो गया। यह भी एक शीत युद्ध का एक नेगेटिव दुष्परिणाम रहा है जिसके दूरगामी परिणाम रहेंगे आगे। ये इतना खतरनाक कार्य हो चुका है कि आज हम परमाणुहीन या परमाणु प्रसार की बात करते हैं तो वह कहीं ना कहीं काम पूर्ण नहीं हो पा रहा है, परमाणु प्रसार नहीं हो पा रहा है, हम कर ही नहीं पा रहे क्योंकि लोगों ने इतनी आवश्यकता महसूस की है इस परमाणु बम की कि वह उनको समाप्त, न तो ये जिन्होंने बना रखे हैं वो समाप्त करना चाह रहे हैं न ये जिन्होंने अघोषित रूप से कर लिया है निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हम ये नहीं कह सकते कि परमाणु बम सीमित हो जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे। जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ रही है, तो 8 हैं जिनकी है डायरेक्ट, जिनको हम प्रत्यक्ष तौर पर जानते हैं परमाणु संपन्न राष्ट्रों के रूप में, लेकिन जो नहीं है उनकी संख्या भी हमें पता नहीं है और हम श्योर भी नहीं हो सकते हैं कि ये आगे विस्तार नहीं होगा। आगे देखिए अगला, हालांकि सब कल लिखवा चुका हूं मैं, आप रिवाइज करें, इसको ध्यान कर लें। अगर जहां संवाद की कमी है वहां भी तनाव उत्पन्न होगा। अभी नेगेटिव इफेक्ट है। तीसरा देखिए आप, तीसरा जो लिखाया था मैंने, सैनिक गठबंधन या सैनिक संधियों में वृद्धि हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का दौर ऐसा दौर रहा जब सब अपनी सैनिक क्षमताओं को बढ़ाना चाहते हैं, सभी राष्ट्र या जिनकी सैनिक शक्ति बहुत अच्छी है वह अन्य मार्केट ढूंढ रहा है, बाजार ढूंढ रहा है कि वह कहाँ अपने इन हथियारों को खपा सकता है, या जो आज वर्तमान में ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सैनिक शक्तियों में जो विकास हो रहा है वह किसी स्तर पर जाकर रुकने वाली कैपेसिटी नहीं है ये कि आज हम इतनी कैपेसिटी प्राप्त कर लें और रुक जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक निरंतर चलने वाली एक घटना है या प्रक्रिया है। तो इस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से जो इनके हथियार चलायमान नहीं रहते या प्रचलन में नहीं रहते या जो थोड़े से ऑड हो जाते हैं, जिनकी इन महाशक्तियों को आवश्यकता नहीं रहती है, तो ऐसे हथियारों के लिए इन्हें बाजार की जरूरत पड़ती है। तो ये ऐसे मार्केट भी डेवलप कर रहे हैं या ऐसे राष्ट्रों को अपने हथियार निर्यात करते रहते हैं जिससे कि यह सैनिक जो तानाशाही है ये बढ़ती रहती है। आगे देखते हैं हम इसको। इसमें आप देखेंगे कि मुख्यतः मैंने पहले ही बताया था नाटो की स्थापना हुई, नॉर्थ अमेरिका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में। अमेरिका इसका मुखिया है। इसके बाद सीटो, (1955) सेंटो 1954 और फिर है वारसा 1955। तो ये चारों जो हैं वो सैनिक संधियां हैं, इनमें कोई ऐसी विचारों में समानता नहीं है। आधार बस इन्होंने यही रखा है कि हम किसी भी तरह का जो आधार है हमारा उसे मजबूत करते चले। सैनिक आवश्यकताएं जो हमारी है उनको हम पूरी करते चले और जो हमारी सैनिक मदद कर सकता है उसी राष्ट्र के साथ हमको जुड़ना है। वैचारिक समानता कोई नहीं है, जैसे हमने पहले बात की थी, दो विचारधाराओं में डिवाइड हो गया। दो विचारधाराएं तो सिर्फ उन राष्ट्रों की अलग थी जो मुखिया थे, अमेरिका की और रूस की। उसके आधार पर जो राष्ट्र इनके ग्रुप में शामिल हो रहे हैं वो किसी भी तरह से उस विचारधारा का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको सैनिक सहायता चाहिए। अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए वो सैनिक सहायता की डिमांड रखते हैं। उस सैनिक सहायता को जो संगठन पूरा कर सकता है या जो संगठन सैनिक आधार पर उनसे मिलाप कर सकता है, मेल जोल बढ़ा सकता है, उस राष्ट्र के साथ ही जुड़े हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और वार्सा पैक्ट। तो ये अलग अलग, ये एशिया से जुड़ी हुई है, ये भी एशिया से जुड़ी हुई है। सेंट्रल एशिया जैसे पाकिस्तान, कजाकिस्तान आदि राष्ट्र शामिल है। बगदाद पैक्ट के साथ इसका सम्मेलन हुआ, इनका जुड़ा हुआ है।
ये साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो चारों हैं, ये नॉर्थ अमेरिका ट्रीटी और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कह रहा हूँ मैं, इसका मतलब अटलांटिक महासागर के आसपास जो राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों को मिलाकर इस संधि का निर्माण किया गया है। विचारधारा कोई नहीं है, सिर्फ सैनिक सहायता के लिए। क्यों बनाया गया है? सिर्फ सैनिक सहायता चाहिए इन्हें। और वो सैनिक सहायता भी क्यों चाहिए? एक ग्रुप को या एक गुट के खिलाफ दूसरे गुट को, एक दूसरे के खिलाफ एक भी राष्ट्र पर अगर अटैक होता है तो वह पूरे संगठन पर अटैक माना जाता है। तो तुरंत जो भी सदस्य राष्ट्र हैं वह अपनी सैनिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्रस्तुत हो जाते हैं। कोई कारण नहीं पूछा जाएगा। किसी भी एक राष्ट्र पर सैनिक कार्यवाही होती है तो जो ग्रुप के पूरे राष्ट्र हैं वह दूसरे विरोधी गुट पर या विरोधी राष्ट्र पर अटैक कर देते हैं। इस कारण मैं कह रहा हूं आपसे कि इनकी कोई आपसी तालमेल नहीं है सैनिक सहायता को छोड़कर। विचारधारा का मतभेद है तो अमेरिका का और रूस का है। आगे देखें आप। शस्त्रीकरण को बढ़ावा। जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि प्रथम विश्व युद्ध से ही ये कोशिशें की जा रही हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही कोशिशें ये की जा रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शस्त्रों की होड़ बढ़ रही है या नए नए शस्त्रों का जो निर्माण हो रहा है उस निर्माण को कम किया जाए। जेनेवा सम्मेलन 1933-35 में हुआ, उसमें भी शामिल राष्ट्रों ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में करवाया गया था, उसमें भी शामिल राष्ट्रों ने किसी भी तरह के हथियारों में कटौती करने से मना कर दिया। कोई भी राष्ट्र इस बात पर सहमत नहीं था कि हम हथियारों की कटौती करेंगे। उसके बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में परमाणु बम का निर्माण हो गया, मिसाइल टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई, अन्य तरह के कई प्लेन्स या फाइटर प्लेन्स का डेवलपमेंट हो गया। अब धीरे धीरे अगर मैंने कहा जैसे कि अगर एक ग्रुप कुछ पॉजिटिव चीज़ करता है या कुछ भी निर्माण करता है, नया निर्माण करता है, तो उसके जो विरोधी राष्ट्र हैं वह विरोधी राष्ट्र तुरंत उसका तोड़ निकालने के लिए उसे बेहतर कोई ना कोई हथियार तैयार कर लेते थे। तो ये जो सैनिकों की हथियारों की जो होड़ है उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ वहां पर सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अनजाना सा भय व्याप्त हो गया। हर किसी राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से, हर एक गुट को दूसरे गुट से एक प्रकार का भय उत्पन्न हो रहा है और उस भय का निराकरण उनको इन हथियारों में ही दिख रहा है। उनको लग रहा है कि जितने ज़्यादा हथियार होंगे हमारे पास उतने ही हम सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। तो उससे बचने के लिए उन्होंने नए नए इस हथियारों की होड़ को प्रारंभ कर दिया। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितनी तेज़ी से हथियारों का निर्माण हुआ है शायद उतनी तेज़ी से उसके बाद कभी हुआ नहीं है। मैंने आपको पहले बताया जैसे कि परमाणु बम बने, हाइड्रोजन बम बने, तो ये उसके आगे का चरण होता गया। और हाइड्रोजन बम बहुत भी खतरनाक होते हैं, परमाणु बम की तुलना में वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ इनके परीक्षण नहीं हुए हों, या कोई ऐसा राष्ट्र नहीं बचा जो परमाणु, अफ्रीका के तो कई राष्ट्र ऐसे रहे हैं जहाँ पर खाने पीने की ज़रूरत की जो चीज़ें वो नहीं हैं, लेकिन वह अपना मैक्सिमम बजट या ज़्यादा बजट हथियारों को खरीदने में खर्च कर रहा है। आज भी ऐसा है, ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, लेकिन भारत, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत लास्ट ईयर तक नंबर 1 हथियार आयातक देश रहा है। सऊदी अरब ने लिया उसका स्थान, फिर नेक्स्ट उस लास्ट ईयर भारत था, लास्ट ईयर सऊदी अरब ने लिया। तो ये जो होड़ अभी भी चल रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वो तनावपूर्ण स्थिति थी, आज वर्तमान में सिप्री बताता है कि कौन सा राष्ट्र कितने हथियारों को खरीद रहा है, कि हथियारों की खरीद करने में कौन सा राष्ट्र नंबर 1 है। तो आज जब वो बताता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब वो तनावपूर्ण स्थिति थी, जब विश्व 2 भागों में बटा हुआ था और एक का साथ देने का मतलब दूसरे का विरोध माना जाता था, ऐसी स्थिति में भी जो निशस्त्रीकरण की भावना था उसका ध्यान नहीं रखा गया, की भावना का ध्यान नहीं रखा गया। हर राष्ट्र ने अपने शस्त्रों या सैनिक खजाने को बढ़ाने का काम किया। आगे देखिए आप।
संयुक्त राष्ट्र संघ का अप्रभावी होना। पंगु होना अलग चीज हो जाती है, लाचार होना ऐसा नहीं कहेंगे, कई कई अच्छे काम भी किए हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डोनेशन, अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण क्यों हुआ था, जैसा कि आपको पता है राष्ट्रसंघ की असफलता के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 1945 में, और ये उसकी तुलना में इसलिए अलग था क्योंकि इसमें महाशक्तियाँ शामिल हैं, इसमें महाशक्तियाँ शामिल रही, जबकि उस समय वो शामिल नहीं थी, उनमें भी खासकर अमेरिका शामिल नहीं था। आज अमेरिका इसमें शामिल है। महाशक्तियों से मेरा मुख्य तात्पर्य है अमेरिका की तरफ, तो अमेरिका आज इसमें शामिल है, तो ये पहले की तुलना में या राष्ट्र संघ की तुलना में ज़्यादा प्रभावी रहेगा, ऐसा माना जा सकता है। और अमेरिका सबसे ज़्यादा डोनेशन कर देता है, इसको सबसे ज़्यादा जो खर्चा हो रहा है वो अमेरिका देता है। सर्वाधिक व्यय जो होता है यूएनओ का वो अमेरिका के द्वारा वहन किया जाता है। ठीक है, अब इसका नतीजा क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं कि अगर अमेरिका खर्चा दे रहा है, सबसे ज़्यादा खर्च अमेरिका कर रहा है, तो वो चाहेगा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो योग्यताएं हैं वह अमेरिका के द्वारा या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के लीडिंग के अनुसार काम करे, अमेरिका के अनुसार वो काम करे, या जहां अमेरिका का हित है उन मामलों में वह अमेरिका का समर्थन करे। तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, तो अमेरिका सर्वाधिक व्यय करता है, तो अमेरिका उम्मीद रखेगा कि यूएनओ उसके अनुसार कार्य करे। और आप समझ सकते हैं कि अगर यूएनओ उसके अनुसार कार्य करेगा तो इसका सर्वाधिक विरोध किया जाएगा यूएसएसआर के द्वारा। कुछ करने नहीं करने की बात नहीं हो रही, विरोध ही अपने आप में तनाव को दर्शा देता है। कैपेबल है या नहीं रूस करने के, या यूएसएसआर कुछ उसके अगेंस्ट करने के कैपेबल है या नहीं, ये सेकेंडरी बात है, लेकिन वहां उस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो उसका विरोध करता है। अब वहां विरोध करता है तो इसके मन में भी भय रहता है, इसके मन में भी भय रहता है, इन दोनों राष्ट्रों के जो 7 सदस्य देश है उनके मन में भी भय रहता है कि ये कार्य होगा या नहीं होगा। जैसे वियतनाम, जर्मनी या बर्लिन कह दूं, अफगानिस्तान, ये ऐसे विवाद थे जहां संयुक्त राष्ट्र संघ चाहकर भी इन राष्ट्रों के विरोध के कारण कार्य नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप कि संयुक्त राष्ट्र को प्रभावी बनाने में, या निष्प्रभावी भी कह दें या नाकारा कह दें, दूसरे शब्दों में बनाने में इन राष्ट्रों के आपसी संबंधों ने, जो तनावपूर्ण संबंध है, उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया, काम नहीं करने देते। हर जगह खींचतान चलती रहती थी, हमारे कैंडिडेट को आप ये पोस्ट दीजिए या हमारे कैंडिडेट को इस पद पर रखिए हमारे समर्थन से, या कोई भी अच्छा काम हो या कैसा भी काम हो तो उसमें टांग अड़ाने का काम करते थे। इससे संयुक्त राष्ट्र संघ खुलकर अपना काम नहीं कर पाए। आगे देखिए, ऐसा इसे मिलता जुलता था, जिसके पॉजिटिव में आएगा तो उसका पहले ये जो था सुरक्षा परिषद, मैं इसका एग्जाम्पल आपको ऐसे दे सकता हूँ, जैसे दो हम सब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उदाहरण बहुत अच्छे रहते हैं। ये जो था, ये जो व्यक्ति है, ये जो हमारा ग्रंथ है, इसमें विरोध दिखाया गया है किसका, इनका। कोई नहीं, भाई हैं जबकि ये, लेकिन विरोध करने पे आते हैं तो पूरा वंश का वंश क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो जैसे भी इन्होंने कहा भाई इतनी सी भूमि, इतना राज्य दे दो, नहीं, इतनी सी भूमि दे दो, नहीं, तो युद्ध कर लो, आ जाओ फिर मैदान में। ठीक है, ऐसा बोल। फिर जब युद्ध करने पे आए तो धर्म अधर्म सब कुछ बराबर हो गया, और अंत में कहते हैं पांडवों की जीत इसलिए क्योंकि इन्होंने धर्म का पालन किया। लेकिन कौरवों में से अगर पूछा जाए, या किसी कौरव से पूछा जाए या दुर्योधन से पूछा जाए क्या इन्होंने अपने धर्म का पालन किया, तो मना कर देंगे। तो जो इनके इसी तरह जो संबंध डेवलप हो रहे हैं, पाना क्या चाहते हैं, शासन, सत्ता पाना चाहते हैं, नियंत्रण करना चाहते हैं। ये तो किसी एक राष्ट्र को करना चाह रहे हैं,
और ये दोनों महान व्यक्ति जो हमारे महान राष्ट्र हैं, वह किसको करना चाहते हैं? पूरे विश्व को नियंत्रित करना चाहते हैं, विश्व का मुखिया बनना चाहते हैं। और विश्व का मुखिया बनने के लिए अब हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि अमेरिका कौन है और कौरव कौन है। अभी तक अमेरिका कौन है और अमेरिका क्या है और रूस या यूएसएसआर क्या है, ये डिसाइड नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो लक्ष्य यही है, विश्व को नियंत्रित करना चाहते हैं इन्हीं की तरह। तो इसलिए जो भी ये चीज कहेगा ये मना करेगा। अब इनको सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों में रखा गया है 5 में। 5 स्थायी सदस्यों में रखा गया और कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा सैनिक कार्यवाही या किसी भी राष्ट्र को सैनिक मदद संकट के समय तभी दी जाएगी जब ये पांचों उस बात पर सहमत होंगे, अगर किसी ने वीटो का प्रयोग नहीं किया होगा। तो आप मान सकते हैं कि इन दोनों किसी विकल्प पर सहमत हो जाएंगे, क्योंकि जो भी राष्ट्र किसी अमेरिका को लगता है वो मेरा मित्र है, तो रूस उस पर कार्यवाही करने के लिए तैयार हो जाता है। या रूस को लगता है कि अमेरिका को लगता है कि वो मेरा शत्रु राष्ट्र है, उस पर कार्यवाही होनी चाहिए, तो रूस वहां पर वीटो करके उस कार्यवाही को मना कर देता है। दोनों गुटों में से शामिल रहे। ऐसे ही पाकिस्तान के समर्थन में जब अमेरिका हेल्प करता है तो हम भारत के समर्थन में रूस वहां आता है, भारत के समर्थन में रूस वहां आता है। तो इनके वहां के भी आपसे संबंध बता रहे हैं कि ये डिस्कस पहले वहां हो चुका है। रूस कभी भी ये नहीं कहता है कि कश्मीर को लेकर भारत का समर्थन करता है, हमेशा रूस। और अमेरिका प्रारंभ में पाकिस्तान का समर्थन करता था। तो ये वहीं डिसाइड हो रहा है कि दोनों, तो ये सुरक्षा परिषद में भी गया हुआ विषय है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। तो कई विषय ऐसे हैं जो सुरक्षा परिषद में जाते हैं, लेकिन इन दोनों राष्ट्रों के आपसी संबंधों के कारण वह विषय अपने उचित निर्णय तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस स्थिति से भी सुरक्षा परिषद को पंगु होना पड़ा। पंगु मतलब लकवाग्रस्त, उसको पता है मैं कर सकता हूँ, लेकिन कर नहीं पा रही है क्योंकि वो दो राष्ट्र करने नहीं दे पा रहे। किसी भी तरह के अच्छे और बुरे कार्य के लिए दोनों राष्ट्र अपने आपसी मतभेदों को अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। आगे देखिए, इसी का पॉजिटिव असर आएगा आगे, अभी हम जब बात करेंगे। आगे देखें आप, अंतर्राष्ट्रीय मशीनीकरण। अभी कोई बड़ी बात नहीं है, आज आप जो रिश्ते देख रहे हैं वो भी बनावटी हो गए। मशीनीकरण से हम तात्पर्य क्या ले रहे हैं? बनावटीपन। यानी आज अगर आपको कोई चीज़ पहले से बहुत ज़्यादा फिक्स करके बता दी जाए कि आपको ऐसे ऐसे करना है, इतनी बजे ये करना है, इतनी बजे ये करना है, इतनी सब कुछ फिक्स कर दिया जाए, तो आप अच्छा होगा, हो सकता है वो आपके लिए बहुत अच्छा हो, नुकसान नहीं है उसमें। लेकिन कुछ दिन जब आप उसका पालन कर लेंगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो इसी तरह की बात हो रही है कि दो गुटों में से, इसी तरह की बात हो रही है कि साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट। अब इनको सबको पता है, अगर आप पूंजीवादी गुट में शामिल होते हैं तो इसका मतलब आपको साम्यवादी गुट का विरोध करना ही होगा, पहले से पता है, प्री प्लान्ड हो गया ये सब चीज। अगर आप साम्यवादी गुट में शामिल हो रहे हैं तो आपको पूंजीवादी गुट का विरोध करना होगा। यानी इन गुटों में शामिल होने की पहली शर्त यही है कि दूसरे गुट का क्या किया जाएगा? विरोध किया जाएगा। यानी रिश्तों में या आप पर्सनली किसी राष्ट्र के साथ किसी आपके संबंध कैसे हैं यह डिसाइड आप नहीं कर रहे हैं, आप डिसाइड कर रहे हैं कि उसके इस गुट के साथ संबंध कैसे हैं या इस गुट के साथ संबंध कैसे हैं। अगर आप साम्यवादी गुट में हैं तो आपके पड़ोसी अगर पूंजीवादी गुट में शामिल है और आपके बहुत अच्छे संबंध थे तो आपके संबंध अच्छे नहीं माने जाएंगे, आपके को माना जाएगा कि आप पूंजीवादी गुट के विरोधी हैं। पूंजीवादी गुट वाले भी आपको अपने गुट में शामिल नहीं करेंगे, आपके पड़ोसी से चाहे आपके कितने अच्छे संबंध हो। यानी जो भी राष्ट्र उस गुट में शामिल है तो वह अपने पड़ोसी राष्ट्र का विरोधी होगा अगर वो विरोधी गुट में शामिल है। या फिर हम ऐसा कहें कि अगर दो राष्ट्रों में किसी तरह का समायोजन नहीं है, सामंजस्य नहीं है,
तो जनरली वह आपके विरोधी गुट में शामिल होगा। जैसा कि कहा जाता है कि भारत की विदेश नीति या भारत का जो झुकाव रहा है शुरुआती, जब तक नेहरू रहे, मिस्टर नेहरू, तब तक भारत का विदेश नीति का झुकाव रूस की तरफ रहा। यही नतीजा रहा कि अमेरिका के संबंध भारत के साथ कठोर रहे, या भारत को अमेरिका अपना मित्र नहीं मानता था जब तक भारत की विदेश नीति का झुकाव वहाँ रहा। और आप देख रहे हैं कि वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत के संबंध अमेरिका और रूस दोनों के साथ बराबर रूप से संतुलित है। भारत अमेरिका से भी खरीदारी कर रहा है, सैनिक अपने हथियारों की, रूस से भी कर रहा है। अमेरिका की भी भारत का पक्ष या समर्थन ले रहा है, तो रूस वहाँ भी भारत का समर्थन लेता है। तो भारत की बात करें, लेकिन ये जो एक टाइम था जब हम कहते हैं कि शीत युद्ध बहुत बड़े स्तर पर था या बहुत बड़े व्यापक स्तर पर अपना काम या तनावपूर्ण स्थिति में था, तब भारत, हालांकि भारत प्रत्यक्ष रूप से किसी गुट में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी जहां उसको लगा अमेरिका को कि यह रूस की तरफ इसका झुकाव है या रूस का पिछलग्गू हो रहा है भारत, वहाँ उस समय में भारत के और अमेरिका के संबंधों में तनाव आ गया। तो ये मशीनीकरण हो गया। आप किसी राष्ट्र के बारे में विचारधारा अपनी रख ही नहीं सकते। अगर आप किसी अपने मित्र के शत्रु से बात कर लेंगे या वो चलाकर आपसे बात कर लेगा, तो आपका मित्र अज्यूम कर लेगा कि ये तो मेरे शत्रु से बात कर रहा है, ये मेरा मित्र नहीं रहा है, या पता नहीं ये ऐसा मेरे कोई राज की बात उस शत्रु को बता रहा है, कुछ भी हो। लेकिन आपके संबंधों में थोड़ी सी खटास आ सकती है, जैसी यहाँ आती थी। तो ये फिक्स हो जाता था, हर कार्यक्रम फिक्स होता था। रूस में शामिल हुए तो ये इन विचारों का पालन करना पड़ेगा, पूंजीवादी गुट में शामिल हुए तो इन विचारों या इन विचारधाराओं का आपको पालन करना पड़ेगा, पहले से प्लान होगा। तो इसी एक तरह का मशीनीकरण हो गया। आपको अपनी स्वतंत्र विदेश नीति या स्वतंत्र विचारधारा का पालन करने की छूट वहाँ नहीं मिलती थी। आगे देखें, 8वां बिंदु जो है हमारा, चलिए इसको तो मैंने मिटा दिया गलती से। जो 8वां हमारा बिंदु है वो था मानवीय पक्ष की उपेक्षा। अब एक ऐसे, जैसे कि मैंने आपको अफ्रीका का उदाहरण दिया था, तो अफ्रीका का उदाहरण जब मैंने आपको दिया तो मैंने आपको बताया कि अफ्रीका में ज़्यादा धन सैनिक शक्ति प्राप्त करने में खर्च किया जा रहा है या सैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में खर्च किया जा रहा है। तो ऐसा ही मैं बता रहा हूँ कि ये जो राष्ट्र हैं, बड़े बड़े जो राष्ट्र हैं, आपको पता है कि आज़ादी के पूर्व और अभी भी लीबिया हो, चाहे इराक हो, चाहे कहीं भी हो, जहाँ अभी भी कुछ ऐसे शासक हैं जो अपने शाही दिखावे के लिए अनाप शनाप पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ऐसा, और वह उन चीज़ों पर खर्च नहीं करें जो उसकी प्रजा के लिए या राष्ट्र के लिए अति आवश्यक है। तो ऐसा ही उस टाइम भी होता था जब बड़े बड़े राष्ट्र या ऐसे राष्ट्र जहाँ सैनिक तानाशाही है या ऐसे राष्ट्र जहाँ पर जो किसी गुटबाजी में शामिल हैं, वे राष्ट्र अपने प्रजा के हितों पर खर्च न कर सैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में अपना धन खर्च करें। जबकि आपको पता है कि आवश्यकताएं क्या है। आज भी हम जिन चीज़ों से लड़ रहे हैं, गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, 2 टाइम का भोजन आज भी नहीं मिल पाता, रोजगार, जल, पीने का पानी आदि ऐसे बहुत से काम, पर्यावरण आदि ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हमें सैनिक आवश्यकताओं से ज़्यादा जरूरी है। लेकिन फिर भी आज भी कई राष्ट्र ऐसे हैं जो, हम चाहें तो अपने पड़ोसी देश का उदाहरण ले सकते हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ हो रही है, लेकिन वो आज चाइना के साथ बैठक कर रहा है और उसमें हथियारों को खरीदने पर चर्चा की जाएगी। हथियारों को खरीदने पर का प्रयास करेगा पाकिस्तान चाइना के द्वारा। तो अपनी सैनिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जो राष्ट्र थे या इस समय जो ग्रुप बने या जो दलबंदी हो रही है, गुटबाजी जो हो रही है, उसका सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट ये रहा कि इन मामलों में उस समय जो विश्व पिछड़ा या विश्व के जो राष्ट्र पिछड़े, वो आज भी नहीं उभर पाए हैं। आज भी ज़्यादातर राष्ट्र इन चीज़ों से संघर्ष कर रहे हैं। तो ये देन है उस समय की। अब कुछ लोग कहेंगे उससे पहले क्या होता था, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या सब राष्ट्र सुखी थे, संपन्न थे। तो एग्जाम्पल भारत का ये बहुत बढ़िया, भारत अंग्रेजों के आने से पहले बहुत संपन्न राष्ट्र था।
तो ऐसे हर राष्ट्र अपनी अपनी जगह संपन्न था, आवश्यकता की रोटी, कपड़ा और मकान, ये आवश्यकता की चीज़ें पूरी होती थी। लेकिन धीरे 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 व्यवसायीकरण हुआ, पूंजीवाद का बड़ा, आज विश्व में एक ही अर्थव्यवस्था ज़्यादा और एक ही विचारधारा चल रही है, पूंजीवादी या अर्थ के आधार पर जो विचारधारा है उसका ज़्यादा प्रचलन है। तो उससे पहले भी 2 विश्व युद्ध हो गए लगातार। उससे पहले ब्रिटेन का नियंत्रण था। ब्रिटेन ने, जैसा कि आपको पता है, शोषण किया आर्थिक रूप से लगभग सभी राष्ट्रों का, जितने भी छोटे बड़े एशियन जो राष्ट्र हैं या अफ्रीकन जो राष्ट्र हैं, उसके अलावा जितने भी राष्ट्र हैं उनका शोषण किया आर्थिक। उससे पहले भी ठीक था। उससे पहले भारत, आपको पता है, सोने की चिड़िया था। तो सभी राष्ट्रों में बहुत सारी चीज़ें थी आर्थिक रूप से, या इन चीज़ों पर संपूर्ण विश्व संपन्न था, ऐसा हम मान सकते हैं। आगे देखिए, ये जो हमारे इफेक्ट हुए ये कंप्लीट हो गए। अभी हम इसके पॉजिटिव इफेक्ट देखेंगे। आगे देखिए, जैसा कि आपको खुद को पता है, हमने कल भी बात की थी, आपको याद होनी चाहिए, लगभग 5-6 मैंने पॉजिटिव इफेक्ट बताए थे। ठीक है, तो एक बार उसमें याद कर लिया करें आप। मैंने पहले ही कहा है, सुने तो उसको एक बार रिवाइज करें कि आपने सुना क्या, अपनी श्रवण शक्ति का उपयोग करें, इसका नहीं करें, हमें तो वो करनी पड़ती है, लेकिन आप पहले उस वीडियो को सुने, देखें, सुने, उसके बाद लिखें आप उसको। ठीक है, तो आप इसको देखें पहले। तो कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हैं, उनमें सबसे पहला या सबसे पहला जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम, बहुत अच्छा है, गुट निरपेक्षता को बढ़ावा। पॉजिटिव करके एक एक कर लें आप, यानी कंटिन्यूसली 9 नंबर डाल लें, कुछ भी कर लें, आपको जैसा सूट करे। ये तो मैंने डिवाइड कर दिया था हालांकि। तो गुट निरपेक्षता को बढ़ावा मिला, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत खुद भी शामिल नहीं था। पहले तो हम देख लें गुट निरपेक्षता में, ये महान व्यक्ति है, देश और भारत। अब ये कोई बड़े महान शक्तिशाली राष्ट्र नहीं है हमारे यहाँ, बहुत पावरफुल राष्ट्र हो, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी महाशक्ति हो। ये विश्व की राजनीति में उस समय दीपक के समान ही है। लेकिन जिस तरह एक दीपक पूरी अंधेरी रात में रोशनी कम देता हो, लेकिन एक साहस देता है कि हाँ, इस अंधकार में हम अकेले नहीं हैं, छोटा, कम, लेकिन कोई हमारा सहारा है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब संपन्न राष्ट्र आपस में गुटबाजियां कर रहे हैं, एक दूसरे राष्ट्र को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, ऐसे समय में भारत, इंडोनेशिया और मिस्र ने मिलकर एक विचारधारा की ओर काम किया, जो कि सभी राष्ट्रों को पहली बात कर दूं, नवोदित यानी नव स्वतंत्र जो राष्ट्र थे या जो डेवलप नहीं हो रहे थे, या जहाँ पर कोई सिस्टम व्यवस्था नहीं थी, भारत तो फिर भी व्यवस्थित था अन्य राष्ट्रों की तुलना में। ठीक है, लेकिन ये जो राष्ट्र थे वो विचारधारा या किसी तरह से वहाँ कोई सिस्टम नहीं था, या इतना अच्छी अवस्था में नहीं था। ठीक है, तो उन राष्ट्रों को भी बचाने का काम, उस दलबंदी से या उस गुटबंदी से बचाने का काम भारत ने किया। आप सोच सकते हैं कि अगर ये काम नहीं होता या ये बढ़ावा नहीं दिया जाता तो शायद ये जो तनाव था यह बहुत ज़्यादा बढ़ सकता था, बहुत ज़्यादा बढ़ सकता था, क्योंकि जैसे जैसे सदस्य राष्ट्रों की संख्या बढ़ती वैसे वैसे उनका घमंड, उनका गर्व भी बढ़ता जाता, उनकी संसाधन या आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती जाती है, ऐसा मान सकते हैं। और उसका परिणाम यह होता कि वे अपनी सैनिक शक्तियों पर और ज़्यादा खर्च करते और ज़्यादा तनाव क्रिएट हो सकता था। लेकिन जब भारत ने उन गुटों की या दलों की संख्या को बढ़ने से रोकने का काम किया, भारत का मतलब गुट निरपेक्षता ने, तो गुट निरपेक्षता को बढ़ावा देकर हमने एक तरह से जो गुट हैं उनकी संख्या बढ़ने में, यानी इनडायरेक्टली हमने अंतर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ने से रोकने का काम किया। आगे देखें आप, दूसरा, महासभा के महत्व में बढ़ावा, महासभा को बढ़ावा।
आप देख सकते हैं कि मैंने अभी बताया कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के मध्य जो मतभेद व्यक्तिगत हित पर थे या विचारधारा को लेकर थे या अपने पर्सनल जो मैटर थे, उनको उन्होंने सुरक्षा परिषद में अप्लाई करना शुरू कर दिया। इसका नकारात्मक प्रभाव ये रहा कि जो सुरक्षा परिषद थी वह उतनी स्वतंत्रता से या उतनी तीव्रता से या उतनी तत्परता से वो काम नहीं कर पाई जितनी तत्परता से वो कर सकती थी या जिसको करने के लिए उसको निर्मित किया गया था। अब उस समस्या से बढ़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रों ने प्रस्ताव रखा कि 24 घंटे के शॉर्ट अल्टीमेटम पर भी महासभा की बैठक बुलाई जा सकेगी और वह अगर यहाँ किसी तरह का गतिरोध है सुरक्षा परिषद में पहले तो वहीं आना चाहिए, आएगा वहीं। सुरक्षा परिषद में अगर यदि कोई गतिरोध है या सुरक्षा परिषद उस प्रस्ताव को पास नहीं कर पा रही है या वह राष्ट्र सहमत नहीं है या स्थायी राष्ट्र सहमत नहीं है, ऐसी स्थिति में महासभा वहाँ कार्यवाही किए जाने इसकी सिफारिश पर या इसके कहने पर, जब ये कहे भाई हमसे नहीं हो पा रहा है, तो महासभा ऐसी परिस्थिति में उस समस्या के समाधान के लिए एक्शन या कार्यवाही कर सकती है। अब राष्ट्र उस दुविधा से बच जाता है या विश्व उस दुविधा से बच जाता है जो दुविधा यहाँ गतिरोध पैदा होने के कारण होती थी। ठीक है, तो इसका एक दूसरा पॉजिटिव इफेक्ट हमारे पास ये रहा। आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसको हटा दूंगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, तीसरा है हमारे पास नवीन क्षेत्रों में अनुसंधान। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें सबसे हुआ अंतरिक्ष क्षेत्र में। 1957 में विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट रूस ने लॉन्च कर दिया था। ठीक है, यानी कोई राष्ट्र करता नहीं करता अलग मैटर, लेकिन उस तनावपूर्ण में आगे बढ़ने की एक रेस लगी हुई है। हर नहीं कहूँगा एक लीडर दूसरे लीडर से या एक गुट दूसरे गुट से आगे बढ़ना चाह रहा है। तो अगर शांतिपूर्ण समय होता तो शायद, मैं नहीं कहता कि आज तक हम करते ही नहीं, थोड़ी देर बाद होता, आज होता, कब भी होता, लेकिन उस तनावपूर्ण माहौल में आगे बढ़ने की जो ऐसी रेस थी उसका नतीजा देखिए कि इन्होंने पहला डाला, वैसे ही ये भी अमेरिका ने भी अंतरिक्ष में अपने कदम रख दिए थे। और नासा की स्थापना हुई और अमेरिका में नासा की स्थापना हुई। आप जानते हैं आगे क्या हो रहा है, आगे फिर और बता देते हैं हम। ये पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखा किसने? यूरी गागरिन। वहीं चंद्रमा पर पहली बार गए मिस्टर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अमेरिकी गुट, ये यूएसएसआर गुट। तो वहाँ उस क्षेत्र में आप देख सकते हैं इतने अनुसंधान कार्य हो रहे हैं, आज भी हमारे लिए यूजफुल हैं, आज भी हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद बहुत लोग गए हैं, लेकिन ये वो अवस्था है जब एक दूसरे ग्रुप को पीछे छोड़ने का काम चल रहा है। जैसे ही इस एक ग्रुप के राष्ट्र ने कुछ काम किया पॉजिटिव अच्छा अंतरिक्ष के लिए, तो तुरंत दूसरे राष्ट्र ने भी उसी फील्ड में उससे बेटर या अन्य कोई संसाधन या खोज करने का काम किया और उसको बैलेंस करने का काम कर रहे हैं। वो उस राष्ट्र को घमंड करने या मैं कह दूँ गर्व करने की से पीछे खींच लेता है वह और तुरंत अपना काम कर देता है। तो दुनिया का ध्यान वहाँ से हटकर या अन्य है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि जो अन्य राष्ट्र हैं जो दोनों गुटों में शामिल हैं, उनका ध्यान उस राष्ट्र से या उस गुट से तुरंत खींचकर दूसरे राष्ट्र या गुट की तरफ चला जाता है। तो ये सब उसी समय हुआ। जैसा कि मैंने बताया अंतरिक्ष में काम किया हमने, इसके अलावा हमने किया परमाणु परीक्षण किए थे और परमाणु परीक्षण करने के बाद हम उनसे मतलब ये जो गुट है या उनसे ऊर्जा बनाने का काम आज भी हम कर रहे हैं। तो यानी परमाणु परीक्षण करने का कोई नेगेटिव इफेक्ट रहा उसके साथ साथ उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी रहा कि हम उससे बड़ी मात्रा में या एक बड़े स्तर पर ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं।
और भी छोटी छोटी मेडिसिन हुए, कृषि क्षेत्र में कृषि क्रांति हुई थी, हरित क्रांति जिसको कहते हैं, विश्व में भी भारत में भी। तो ये सारे पॉजिटिव इफेक्ट या ये सारे अनुसंधान उस समय हुए जब विश्व शीत युद्ध के दौर से गुजर रहा है। आगे देखें आप, यहां लिख देता हूं मैं ताकि आपके काम रहे। अंतरिक्ष में परमाणु ऊर्जा, कृषि क्षेत्र, आदि, तो इन क्षेत्रों में आज भी चल रहा है विकास, लेकिन उस समय भी ये काम ऐसा होता रहा। आगे देखिए आप एक और, विश्व को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप अपने तनाव को किसी अन्य माध्यम से रिलीज़ कर देते हैं तो वो जो स्थिति थी जो और तनावपूर्ण हो सकती थी या जो युद्ध में बदल सकती थी, वह स्थिति वहीं रुक जाती है। आपने तुरंत जो विचार आपका उस प्रतिद्वंदी या आपके शत्रु गुट के प्रति आया, आपने उस विचार को बातों से या भावनाओं से या इन कृत्यों से व्यक्त कर दिया तो वह और ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में नहीं जाएगा। और दूसरा कि हमें ये भी पता लग गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर कोई तीसरा युद्ध होगा, डायरेक्ट युद्ध, तो वह उससे ज़्यादा खतरनाक होगा। तो इससे बेहतर है कि इस युद्ध को पहले ही रोक लिया जाए या उसको, तनाव को तीसरे विश्व युद्ध में या डायरेक्ट युद्ध में नहीं बदलने दिया जाए। तो लोग, राष्ट्र पहले से तत्पर रहते थे, पहले से तैयार रहते थे कि डायरेक्ट युद्ध किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। अगर होता भी है किसी दो राष्ट्रों के मध्य, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि युद्ध होने बंद हो गए, मैं कह रहा हूँ कि विश्व युद्ध होना बंद हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्रभाव देखकर या शीत युद्ध के तनाव रिलीज होने के कारण। तो वो जो दो राष्ट्रों के या किसी अन्य राष्ट्रों में युद्ध होता था, 2 या 3 बड़े राष्ट्रों में या छोटे राष्ट्रों में, तो उसको आप दो गुटों का युद्ध नहीं कह सकते थे। वो युद्ध यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में नहीं होता था, यानी डायरेक्ट इन दोनों के मध्य कभी भी कोई युद्ध हुआ नहीं है। जो युद्ध होते थे वो 2 राष्ट्र या 3 राष्ट्र जो भी उसमें इन्वॉल्व होते थे, वही राष्ट्र आपस में युद्ध कर लेते थे। तनाव इतना हो जाता था, बड़े व्यापक स्तर पर युद्ध होता नहीं था, ऐसा नहीं होता था बहुत बड़ा विशाल लंबे समय तक कोई युद्ध। अमेरिका वियतनाम का युद्ध चला, कोरिया के मध्य डिवाइडेशन हो गया, लेकिन उन युद्धों में किसी अन्य महाशक्ति का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसी राष्ट्र का वहाँ नहीं था, क्योंकि वह लोग, ये जो सब जो राष्ट्र हैं वो जानते हैं कि डायरेक्ट युद्ध का परिणाम क्या हो सकता है। 5वां देखें आप, और बेनिफिट हमको रहा कि शांतिपूर्ण जितने भी कार्यक्रम थे या शांतिपूर्ण संबंधों राष्ट्र, सबको पता था कि युद्ध के भय से विकास नहीं हो सकता है। विकास अगर आप करना चाहते हैं वास्तव में, तो आपको शांतिपूर्ण संबंधों की स्थापना करनी होगी, शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना होगा। अगर किसी भी प्रकार के अशांतिपूर्ण माहौल होगा तो आप वहाँ किसी भी तरह का कोई विकास नहीं कर पाएंगे। आप अपने जो मानवीय जो मुद्दे हैं, जैसा कि हमने लास्ट बिंदु देखा था, उन मानवीय मुद्दों को बढ़ावा देने के लिए या उन पर कार्य करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होगी कि वहाँ का माहौल शांतिपूर्ण हो। ठीक है, तो ऐसा हमने देखा शीत युद्ध के दौरान। जिन राष्ट्रों में तनाव चल रहा था वहाँ की स्थिति जिन राष्ट्रों में तनाव नहीं था उनकी तुलना में कमतर थी। आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन आज भी अच्छी पोजीशन पे है, क्योंकि वो किसी भी तरह से इन गुटों में शामिल नहीं रहा था। कहने का मतलब उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था जितना अमेरिका और रूस का था। मजबूरी है उसकी, अमेरिका के साथ है पिछलग्गू के तौर पर, आज भी अमेरिका पे डिपेंड करता है ब्रिटेन की खुद की स्वतंत्र नीति, विदेश नीति होते हुए भी शायद वो उस पर पालन नहीं कर पाता। वो अपनी विदेश नीति को अमेरिका के व्यवहार पर डिसाइड करता है, लेकिन आंतरिक स्तर से, मन से
वह अभी भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा समर्थक है, पहले भी था अब भी है। ठीक है, अमेरिका में फिर भी विवाद खड़े हो रहे हैं चमड़ी को लेकर, रंग को लेकर, नस्ल को लेकर, लेकिन ब्रिटेन में इस तरह के कोई विवाद खड़े नहीं होते। बड़ा रिपब्लिकन या हम कहते हैं कि लोकतांत्रिक राष्ट्र है, वहाँ बहुत अच्छे से काम हो रहा है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि वो शांतिपूर्ण संबंध, आज हमारे और पाकिस्तान के संबंधों में शांति नहीं है, थोड़ा तनाव है। भारत और चाइना के संबंधों में थोड़ा तनाव है। तो जनता में या मार्केट में भी एक तरह का भय है कि पता नहीं आने वाले समय में कैसे संबंध होंगे, युद्ध हो सकता है कि नहीं हो सकता, सामान आएगा नहीं आएगा, जाएगा, तो मार्केट पे इफेक्ट पड़ रहा है। और जब शांतिपूर्ण संबंध थे तो हमने वहाँ से राखी, छोटी छोटी हर बड़ी छोटी चीज़ वहाँ से मंगाने का काम किया है। तो आज मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि शुरू से ही भारत चाइना के संबंध उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। शीत युद्ध के दौरान से लेकर आज तक भी भारत के संबंध कभी ज़्यादा लंबे समय तक न मधुर रहे हैं और न कभी शत्रुतापूर्ण, उतार चढ़ाव आता रहा है। ठीक है, आगे चलें। एक लास्ट, एक और यथार्थवाद। यथार्थवाद का जन्म या यथार्थवाद की विचारधारा को मान्यता। इसमें देखिए आप, यथार्थवाद क्या होता है, जो जैसा है उसके साथ वैसा बिहेव किया जाए। जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ राष्ट्र ऐसे थे जैसे कि उनका व्यक्तिगत उस राष्ट्र से शत्रुता हो या नहीं हो, लेकिन अगर वो प्रतिद्वंदी ग्रुप में है तो वह उस दूसरे गुट का शत्रु ही मान लिया जाता था, जबकि आज ऐसा नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल देता रहता हूँ। ऐसे कोरिया, अब जैसे हमने कहा कोरिया चाइना का मित्र है, ज़्यादा झुकाव उसका चाइना की तरफ है, कोरिया उत्तर कोरिया, ठीक है ना, लेकिन वो भारत के मित्रों में भी नहीं आता है। लेकिन फिर भी भारत ने उसकी मदद की, मानवता के आधार पर मान लें या शत्रुता में नहीं बदल जाए, मित्र नहीं है लेकिन शत्रु भी नहीं है, तो हमने उसकी मदद की तो शायद वो जो संबंध है, स्थिर जो संबंध है वो बने रहे, शत्रु में कन्वर्ट नहीं हो। तो ऐसे ही सभी राष्ट्रों के मध्य आपस के व्यक्तिगत संबंधों को लेकर बहुत ध्यान दिया गया। उन्होंने अपने पर्सनल संबंधों को विकसित करने का प्रयास किया, और जो राष्ट्र जैसा हमसे बिहेव कर रहा है हम उसके साथ वैसा करें, चाहे वो किसी भी गुट में शामिल हो, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शामिल हो। यानी स्थायी तौर पर न शत्रु माने जाएंगे न मित्र माने जाएंगे। उसका समय के अनुसार कैसा व्यवहार रहता है उसी के अनुसार हम उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहेंगे। यानी उस समय की जो परिस्थितियाँ हैं उनके अनुसार आप उनका आकलन करें, उसके गत वर्ष या गत संबंधों को लेकर किसी तरह की टिप्पणी नहीं करें। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने देखा कि किस तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट कोल्ड वॉर के रहे। अब हम इसकी टेक्निक्स देखें। टेक्निक्स को देखने से पहले हम ये देखें, एक बार आप रिवाइज करें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि टेक्निक्स कोई बड़ी बात नहीं है। आगे वो हमारे चरण में भी पता लगेगा आपको, किस चरण में किस किस कैसे कैसे प्रयास किए गए हैं किन किन चीज़ों को आगे रखने के लिए। आइए देखते हैं टेक्निक्स को। इसके अलावा उसके बाद हम चरण अगले टॉपिक में लेंगे